डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए ऑनर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने जिन्होंने एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के रूप में HND AEC 101 हिंदी भाषा और संप्रेषण चुना है, उनके लिए यह उनकी चौथी इकाई संप्रेषण का दूसरा भाग व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत है। मित्रों, आज की जो इकाई है संप्रेषण, उनका लेखन डॉक्टर पार्वती गोसाई जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। आज के जो हमारा व्याख्यान है, इसका उद्देश्य है संप्रेषण प्रक्रिया के चरण जानना, संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों की पहचान करना, संप्रेषण के प्रकार समझना और संप्रेषण के साधनों को पहचानना। मित्रों, संप्रेषण प्रक्रिया के चरण जो है वो संप्रेषक, सबसे पहले संप्रेषक यानी स्रोत से शुरू होता है, यानी जो संदेश देना चाहता है वह व्यक्ति, जो संप्रेषक यानी भेजने वाला है, या जो स्रोत स्वरूप है यानी जहाँ से वो संप्रेषण का वह संदेश जो है वो जनित होता है। फिर दूसरा चरण आता है चयनित सूचना, यानी क्या आप बताना चाहते हैं, और उसके बाद आता है जो संदेश वास्तव में लिखा हुआ, जो आप सूचना देना चाहते हैं उसका एक व्यवस्थित स्वरूप, एक संदेश के रूप में उसका फॉर्म बनता है। इसके बाद उस संदेश का संकेतीकरण होता है। संकेतीकरण का अर्थ है कि आप किस भाषा में उसको देना चाहते हैं, भाषा माध्यम से ही देना चाहते हैं या आप चिन्हों के माध्यम से या कुछ हाव भाव के माध्यम से देना चाहते हैं, और फिर आपका साधन क्या है, यानी संचार का आप दे रहे हैं जो वो आपको कुछ खास, किसी खास व्यक्ति को पहुंचाना है या जन संचार के लिए, या माने बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके हिसाब से आप साधन का चयन करते हैं। आप पत्र लिख सकते हैं, आप किसी को फ़ोन भी कर सकते हैं, और आप वो सूचना रेडियो पर दे सकते हैं, टेलीविज़न पे दे सकते हैं। तो आपका जिस प्रकार का संदेश होगा और जितने लोगों को पहुंचाना होगा उसके हिसाब से आप संचार साधन का चयन करेंगे और संचार माध्यम का उपयोग करेंगे, यानी किस माध्यम के से आपको देना है, बोल कर देना है, लिख कर देना है, या किस प्रकार से देना है, उसको माध्यम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब आप माध्यम का उपयोग करके संदेश भेजेंगे तो वो किसी श्रोता या प्रापक कह सकते हैं, प्रापक यानी प्राप्त करने वाला। तो अगर वो केवल ध्वनि संदेश है तो श्रोता कहलाएगा, अन्यथा प्रापक भी कहला सकता है। तो वो उसको प्राप्त होगा, वो संकेत का वाचन करेगा, यानी जिस भाषा में आपने लिखा है उस भाषा को वो पढ़ेगा और तब गंतव्य तक पहुंचा, यानी कि उस श्रोता को वो समझ में आया, उस भाषा को वो जानता है, उस संकेतों को, जिन संकेतों के माध्यम से आपने कहा है तो उसको जानता है और उसको पढ़ करके और वो समझ लेगा। और उसके बाद प्रतिपुष्टि, यानी वो अपनी सहमति असहमति जो भी है, मतलब उसको मिल गया, उसने पढ़ा, उसने समझा, और उसके बाद उसकी जो प्रतिक्रिया आएगी उसको ही प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो मित्रों, ये संप्रेषण प्रक्रिया के चरण हैं। पूरा एक प्रवाह बनता है संप्रेषक स्रोत से लेकर के प्रतिपुष्टि तक। तो ये 6, 4, 10 जो हैं वो चरण बनते हैं। संप्रेषक स्रोत, चयनित सूचना, संदेश, संकेतीकरण, संचार साधन, संचार माध्यम, श्रोता या प्रापक, संकेत वाचन, गंतव्य और प्रतिपुष्टि। इसको संक्षेप में हम इसका परिचय प्राप्त करेंगे हर एक चरण का। तो ये इस टेबल के माध्यम से आप जान सकते हैं। संप्रेषक स्रोत यानी संदेश भेजने वाला व्यक्ति, उसको अगर सरल शब्दों में कहें तो। चयनित सूचना यानी भेजी जाने वाली जानकारी, जो जानकारी आप भेजना चाहते हैं। संदेश यानी सूचना का व्यवस्थित रूप, जो आप भेजना चाहते हैं उसका व्यवस्थित रूप।
संकेतीकरण या इसका मतलब विचारों को शब्द, संकेत या किसी कोड में बदलना। संचार साधन यानी भेजने का उपकरण, मोबाइल है, कंप्यूटर है या क्या साधन है। फिर अगला है संचार माध्यम यानी फ़ोन, ईमेल, रेडियो, कौन सा माध्यम आप प्रयोग करेंगे। श्रोता प्रापक यानी संदेश प्राप्त करने वाला। फिर संकेत वाचन यानी संदेश का अर्थ समझना। गंतव्य यानी संदेश का अंतिम लक्ष्य यानी समझ में आ गया, वो प्राप्त हो गया, उसने समझ लिया। प्रतिपुष्टि यानी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या जो भी वो उसके विषय में कहना चाहता है। तो ये 10 चरण है जिसमें संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसका एक सरल उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे तो आपको और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक स्थिति हम लेते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षा की तिथि बताते हैं, यानी किसी स्कूल में, किसी महाविद्यालय में शिक्षकों ने को पहुंचाना है विद्यार्थियों तक परीक्षा की तिथि की, किस तिथि से उनकी परीक्षा आरंभ हो रही है। तो पहले क्या होगा, शिक्षक है वो संप्रेषक है। जो पहला चरण है संप्रेषण का वो है संप्रेषक, तो वो कौन है यहाँ पर, शिक्षक। फिर चयनित सूचना क्या है, परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि जो है वो पहुँचानी है विद्यार्थियों तक। फिर संदेश वो लिखेंगे या बोल करके बताना है तो बोल करके बताए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप लेगा संदेश के रूप में। परीक्षा 15 जुलाई को होगी, तो जो भी परीक्षा है वो परीक्षा 15 जुलाई को होगी, इस प्रकार का स्पष्ट संदेश एक व्यवस्थित रूप से तैयार हो जाएगा। फिर भाषा में संदेश तैयार कर रहा है, यानी कि ये जो संदेश बना वो हिंदी समझने वाले विद्यार्थियों के लिए है, अंग्रेज़ी समझने वाले विद्यार्थियों के लिए है, गुजराती समझने वाले विद्यार्थियों के लिए है या कोई और भाषा समझने वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो उस भाषा में उसको लिखा जाएगा। या कोई विद्यालय ये भी तय कर सकता है कि उसको 3 भाषा में बताना है या 2 भाषाओं में बताना है, तो वो उस प्रकार से उस संदेश का संकेतीकरण करेगा, यानी उसको तैयार करेगा। हो सकता है कि वो विशेष तरीके के बच्चों का स्कूल हो तो ब्रेल में भी उस संदेश को या चित्र के माध्यम से उस संदेश को बताने की आवश्यकता हो, तो उस तरह भी। तो ये जिस भी तरह से संदेश को रखना है तो उस भाषा में या उस तरह से उस संकेत में तैयार करा जाएगा, वो संकेतीकरण हुआ। फिर संचार साधन यहाँ पर एक जो स्थिति रखी गई है, जो विशेष उदाहरण लिया गया है, उसमें माइक्रोफोन है, यानी बोल करके बताया जाना है। विद्यार्थी असेंबली रूम में एकत्रित है और वहाँ पर सबको बताना है, तो माइक्रोफोन संचार का साधन हो सकता है। फिर आगे का चलेगा तो उसमें संचार माध्यम क्या है, कक्षा का ध्वनि तंत्र। अच्छा, ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बताए उसको बोल करके, और प्रत्येक कक्षा में ध्वनि तंत्र लगा हो, स्पीकर लगा हो, जिससे कि आवाज़ विद्यार्थियों तक पहुँचे। श्रोता कौन है, विद्यार्थी। यहाँ पर इस उदाहरण में श्रोता हो गए विद्यार्थी, या प्रापक जो कहा पहले, तो वो विद्यार्थी। संकेत वाचन यानी कि विद्यार्थी संदेश को सुनते हैं और समझते हैं। गंतव्य यानी कि जो सूचना है 15 जुलाई को परीक्षा होगी, वह विद्यार्थियों तक पहुंच जाती है। और अंत में विद्यार्थी या तो उसके संबंध में प्रश्न करते हैं या सहमति देते हैं कि हाँ ठीक है परीक्षा 15 जुलाई को दी जाएगी, या विरोध करते हैं कि 15 जुलाई बहुत जल्दी है, हम परीक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी उनकी प्रतिक्रिया किसी न किसी रूप में इस सूचना के ऊपर आएगी, वही प्रतिपुष्टि हुई। तो ये संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब हम संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के विषय में देखें तो क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। तो आकाशवाणी, रेडियो एक माध्यम है। लाउड स्पीकर से हम सूचनाएं प्रसारित करते हैं, तो ये जनसंचार का माध्यम हुआ। भाषण, आकाशवाणी भी जनसंचार के लिए हुआ। भाषण, ये भी जनसंचार के लिए हुआ कि वो व्यक्ति भाषण दे रहा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो ये सारे जो संप्रेषण के हैं, और ये सारे के सारे श्रव्य माध्यम हैं, यानी इसमें केवल आवाज़ सुनाई देती है, आपको देखना कुछ नहीं होता है।
कुछ होते हैं कि जो केवल दृश्य माध्यम होते हैं। कैसे? जैसे पोस्टर सब जगह लगे होते हैं, पोस्टर के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं, संप्रेषण किया जाता है। काम करने की जगह साफ रखें, या देवनागरी सुलेखन वर्कशॉप होने जा रही है, ये सारी सूचनाएं हैं, संप्रेषण हैं जो कि लोगों तक पहुंचाने हैं, और ये पोस्टर के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। चार्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो वो चार्ट के माध्यम चार्ट भी एक प्रकार का दृश्य माध्यम है चीज़ों को समझने का, सूचनाओं को प्राप्त करने का। और पत्र पत्रिकाएं, ये तो है ही, समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो हमको देश और दुनिया से जोड़े रखती हैं, वो भी संप्रेषण का एक प्रमुख माध्यम है। और ये सभी दृश्य माध्यम है जिसको कि देख करके हम ग्रहण करते हैं। फिर दृश्य श्रव्य माध्यम भी हो सकता है, फिल्म ऐसा ही माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में जो कुछ भी हम देखते हैं वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसके माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं। नाटक, वो भी दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसके माध्यम से भी सूचनाएं प्रसारित होते हैं या हमारा मनोरंजन होता है। तो हर तरीके से मतलब हम तक कुछ बात पहुंचती है। जनसंचार का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों तक सूचना पहुंचाना है। तो इसमें से कुछ, जैसे मैंने आरंभ में ही बताया कि वो जनसंचार के माध्यम है। उसमें पारंपरिक माध्यम जो है वो लोकनाट्य, लोकगीत, लोक कथाएँ, ये जनसंचार के पारंपरिक माध्यम हैं, बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाए जाते थे। और आजकल का जो माध्यम है, प्रमुख माध्यम है, उसमें समाचार पत्र कह सकते हैं, रेडियो कह सकते हैं, टेलीविज़न कह सकते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं, या सोशल मीडिया भी अभी हम कह सकते हैं, जिसके वो भी अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाती जनसंचार का माध्यम है। तो इस तरह से पारंपरिक माध्यम या आधुनिक माध्यम जनसंचार के हो सकते हैं। अब संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार है? तो मौखिक संप्रेषण हो सकता है, लिखित हो सकता है, वो औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, और अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी या क्षैतिज संप्रेषण होता है। ये अलग अलग नज़रिए से इसके प्रकार बताए गए हैं। मौखिक लिखित संप्रेषण माने आप लिख करके या बोल करके संप्रेषण करते हैं, उसके हिसाब से दो ये विभाग बने हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब हुआ, एक तो औपचारिक ढंग से, यानी एक प्रशासन की ओर से या जो एक किसी संस्था की ओर से एक बिल्कुल नियमों में बंधा हुआ संप्रेषण हो। और अनौपचारिक संप्रेषण है जो कि हम सामान्य रूप से बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे को मित्रवत पत्र इत्यादि लिखते हैं, तो वो भी। तो औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण जो है वो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, यानी औपचारिक संप्रेषण भी लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, अनौपचारिक संप्रेषण भी लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। अब ये जो फिर 3 और बताए हैं संप्रेषण के प्रकार, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी और क्षैतिज, ये विशेष रूप से कार्यस्थल के ही हैं। आगे हम इसको विस्तार से बताते हैं। अभी मौखिक एवं लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण माने आमने सामने वार्तालाप हो, तो वो जो आमने सामने वार्तालाप होता है वो भी संप्रेषण का एक प्रकार है, दो लोगों के बीच में। और टेलीफोन, इसके माध्यम से भी हम संप्रेषण मौखिक ही रूप से करते हैं, कुछ दिखाई कुछ नहीं पड़ता। हालांकि अब आप कह सकते हैं कि हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन से, तो बिल्कुल सही, तब वो दृश्य श्रव्य दोनों हो जाता है। लेकिन जो पारंपरिक रूप से हम जानते हैं, या अभी भी टेलीफोन करने का मतलब मुख्य रूप से मौखिक बातचीत करना ही है। और मोबाइल में हमने कहा कि वो मौखिक संप्रेषण का भी साधन है, और माने दृश्य श्रव्य दोनों का साधन बन सकता है। लेकिन वैसे दृश्य श्रव्य होने पर भी मौखिक तो हुआ ही, वो लिखित तो नहीं हुआ। फिर लिखित संप्रेषण जो है वो पारंपरिक जो है वो पत्र है, रिपोर्ट है ना, विज्ञापन निकालते हैं विभिन्न ये कार्यालय और दूसरे तरह की जो संस्थाएं वो ज्ञापन निकाल सकती हैं। और ईमेल अभी संप्रेषण का बहुत बड़ा साधन हो गया है, और जो कि लिखित है। व्हाट्सएप
आप कह सकते हैं, व्हाट्सएप भी अब साधन है, या दूसरे सोशल मीडिया जिस पर कि हम लिख करके व्यक्त अभिव्यक्ति देते हैं, वो सभी लिखित संप्रेषण के साधन माने जा सकते हैं। फिर औपचारिक संप्रेषण, हमने कहा कि ऑफिस या संस्था के नियम कानून के अनुसार चलने वाला जो संप्रेषण है, यानी ऑफिस में अंदरूनी जो आपसी बातचीत होती है, दूसरे कार्यालयों से जो बातचीत होती है, तो वो एक औपचारिक तरीके से संप्रेषण किया जाता है। संगठन जो भी संस्था है उसके नियमों के अनुसार होता है। ऐसा औपचारिक जो संप्रेषण है वो आदेश हो सकता है, निर्देश हो सकता है, प्रतिवेदन हो सकता है, यानी कोई किसी भी तरह का जो लोगों तक सूचनाएं पहुंचानी हैं और वो एक निश्चित दायरे में बंद करके एक निश्चित तरीके से जो पहुंचाई जाती है, वो औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अनौपचारिक संप्रेषण जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित होता है और मौखिक हो सकता है, लिखित भी हो सकता है ना। अनौपचारिक सूचना प्रवाह, पहला वाला भी जो औपचारिक है वो भी मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। एक अधिकारी जब अपने किसी सबऑर्डिनेट को मौखिक आदेश देता है तो वो भी एक औपचारिक संप्रेषण है, और लिखित रूप में उसको कोई अगर वो सूचना देता है या कोई कोई निर्देश देता है तो वो भी औपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। तो औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण लिखित और मौखिक दोनों ही हो सकता है। फिर आता है कि अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी और क्षैतिज संप्रेषण किसको कहेंगे, तो ये बिल्कुल कार्यालय से संबंधित चीज़ है। अधोमुखी कहते हैं जब उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई संदेश देता है। अब वो मौखिक हो सकता है और लिखित हो सकता है। सामान्य रूप से औपचारिक ही होगा, कार्यालय में है, लेकिन कभी कभी वो अनौपचारिक भी हो सकता है। यानी कि ये तीनों प्रकार के जो संप्रेषण हैं, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी और क्षैतिज, ये मुख्य रूप से एक तो कार्यालय के संदर्भ में है, और ये पहले बताए हुए जो 4 प्रकार के संप्रेषण हैं उनमें से कोई भी हो सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से उनके औपचारिक होने की संभावना अधिक है, और मौखिक और लिखित तो दोनों ही हो सकते हैं, वो उसमें बराबरी से वो मौखिक या लिखित हो सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक बहुत ही कम संदर्भों में ही होंगे, अधिकतर मामलों में वो औपचारिक ही होंगे। कार्यालय के जो भी संप्रेषण है वो मुख्य रूप से औपचारिक ही होता है, बहुत ही कम मामलों में वो अनौपचारिक होगा, और लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ऊर्ध्वमुखी कहते हैं कि जब कर्मचारी जो है वो अपने अधिकारी को कोई संदेश देना चाहता है, कोई प्रतिवेदन देना चाहता है, तो वो ऊर्ध्वमुखी कहलाएगा। क्षैतिज जब समान स्तर के लोगों में आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे को कोई संदेश देते हैं, कोई सूचना देते हैं, कोई किसी प्रकार का संप्रेषण करते हैं, तो वो क्षैतिज कहलाता है। तो ये अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी और क्षैतिज, ये तीनों प्रकार ध्यान रखिए मित्रों, ये कार्यालय के संबंध में ही है सामान्य रूप से, और अनौपचारिक में संप्रेषण में तो निश्चित रूप से इसकी नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं अनौपचारिक में भी यदि पिता अपने पुत्र से बात करता है तो वो अधोमुखी संप्रेषण हो सकता है, और जब पुत्री अपने पिता से बात कर रही है तो वो ऊर्ध्वमुखी हो सकता है। यानी पीढ़ी का अंतर हो तो जो बड़ी पीढ़ी है, उम्र में ज़्यादा बड़े लोग हैं, उनके साथ जब उम्र में छोटे लोग बात करते हैं तब उसमें अनौपचारिक संप्रेषण में भी ये तीनों हो सकता है। क्षैतिज यानी बराबरी, यानी मित्रों में आपस में जो बातचीत होती है वो क्षैतिज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसका ये संदर्भ अधिकतर कार्यालय के संदर्भ में ही दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार से ये संप्रेषण जो संप्रेषण के प्रकार हैं वो हम तीन अलग अलग स्तरों पर देख सकते हैं, या 3 अलग अलग वर्गों में हम कह सकते हैं। एक में मौखिक और लिखित हो गया, दूसरे में औपचारिक और अनौपचारिक हो गया, और तीसरे में अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी या क्षैतिज हो गया। तो ये 3 वर्गों में संप्रेषण के प्रकार विभाजित हैं और एक दूसरे से मिले जुले हैं।
तो ये मित्रों, आज हमने संप्रेषण के प्रकार के विषय में जाना और उसकी जो संप्रेषण के चरण हैं उनके विषय में जाना। आपको जो आपकी स्वाध्याय सामग्री मिली है उसमें पढ़िए और इसको और अच्छी तरह से समझिए। और अगर आपको पढ़ते समय कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न आता है, तो आप हमें लिख सकते हैं hindi@bou.edu.in पर। अपने ईमेल में आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम, ये सब सूचनाएं दें जिससे हमको आपके साथ संपर्क करने में सुविधा हो और आपकी समस्या का समाधान करने में हमको शीघ्रता से हम उसको कर सकें अधिक अच्छे ढंग से। उसके लिए आप अपनी इतनी सूचनाओं के साथ हमें ईमेल करें। हम निश्चित रूप से आपकी सूचनाओं, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और आपकी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन मित्रों, ये जो समस्याएं हैं आपकी किसी माने आपके अध्ययन से संबंधित होनी चाहिए। आपके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक समस्याओं का हल करना हमारे लिए संभव नहीं हो सकेगा। आपके अध्ययन संबंधी जो भी समस्या होगी उसका हम हल कर सकेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप